नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की अटकलों के बीच राज्य के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वो यानी सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं तो इस बात पर क्यों हो रही है बातें। ये चीजें यानी कैबिनेट में बदलाव नेतृत्व के ऊपर है, वो ही फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र 8 दिसंबर को शुरू हो रहा है। बदलाव, विस्तार, ये सब प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा है। इन अटकलों को तब और हवा मिली जब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खेमे में हो रही हलचल को लेकर बीजेपी ने तंज करते हुए एक एआई वीडियो साझा किया। कर्नाटक बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया जिसमें डीके शिवकुमार ऑनलाइन शॉपिंग में सीएम की कुर्सी खोज रहे हैं और उसमें आउट ऑफ स्टॉक लिखकर आ रहा है। मंगलवार को डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा, हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए। 2 दिन पहले एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में कुछ विस्फोटक राजनीतिक घटनाक्रम की बात कही थी और संकेत दिया था कि डीके शिवकुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में है। इस पर डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, मैं कुमारस्वामी को चुनौती देता हूं कि वो साबित करें मैं अमित शाह के संपर्क में हूं। अगर वो साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस नेतृत्व सीधे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाने की तैयारी में है। पार्टी चाहती है कि कर्नाटक में चल रहा पावर शेयरिंग विवाद और गुटबाजी बढ़ने से पहले ही इसे सुलझा लिया जाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ मैनेजरों ने हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच बढ़ते तनाव पर हाईकमान को विस्तृत रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार से अलग अलग मुलाकात की। खड़गे ने इस राजनीतिक संकट को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पूरी जानकारी दी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर आपसी मतभेद सुलझाने की कोशिश की जाएगी ताकि राज्य की सरकार पर कोई खतरा न आए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि मई 2023 में सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले कांग्रेस नेतृत्व स्तर पर कुछ गुप्त समझौता हुआ था जिसकी जानकारी केवल 5-6 लोगों को ही है। कनकपुरा में मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं उस राज पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। हम सब अपने जमीर की आवाज के अनुसार काम करेंगे। उनके इस बयान को पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वो अभी उस समझौते की बात बताकर पार्टी को कमजोर या शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। कर्नाटक की राजनीति में ये बयान नई हलचल पैदा कर रहा है क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा है कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला तय हुआ था। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को बताया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलदांगा में बाबरी मस्जिद का नींव पत्थर रखा जाएगा। इस तारीख को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के ढाए जाने की 33वीं वर्षगांठ भी है। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद 3 साल में पूरी होगी और इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेताओं की भागीदारी होगी। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एएनआई ने रिपोर्ट किया कि बेलदांगा जिले में कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर पहले ही देखे गए हैं। वहीं इसके जवाब में मुर्शिदाबाद जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष शाखाराव सरकार ने कहा है कि वो इस जिले में राम मंदिर बनाएंगे। चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में मंदिर और मस्जिद को लेकर बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी की राजनीति पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान अब तक करीब 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये फॉर्म इसलिए नहीं जमा हो सके क्योंकि जिन वोटर्स के नाम पर फॉर्म थे वो घर पर नहीं मिले, 2 जगह दर्ज थे, उनकी मौत हो चुकी थी या वो स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके थे। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक ये संख्या 13,92,000 पहुंच चुकी थी और आने वाले दिनों ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है क्योंकि रोज नई अपडेट्स आ रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर पहले से ही राजनीतिक विवाद जारी है और इतने बड़े आंकड़े के सामने आने से ये मामला और गरमाने के आसार हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन भले ही बिहार चुनाव के नतीजों और अंदरूनी विवादों से परेशान हो, लेकिन एसआईआर विवाद एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जो सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को विपक्ष एसआईआर के खिलाफ जोरदार विरोध के मंच में बदल सकता है। रविवार को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में कई विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट में चल रही ये एसआईआर प्रक्रिया विवादित, जल्दबाजी भरी और पक्षपातपूर्ण है।
विपक्ष चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी में है। हालांकि विपक्ष के एक हिस्से का यह भी मानना है कि अगर एसआईआर पर बहुत जोर दिया गया तो इससे संसद में उनके दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता, राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी और दिल्ली में हालिया आतंकी हमले पीछे छूट सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिए गए चीन के विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं। उनके पास वैध पासपोर्ट था और वो जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा है और ये बात एकदम साफ है। चीनी पक्ष के किसी भी तरह के इनकार से ये पक्की सच्चाई बदलने वाली नहीं है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिरासत का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने जोरदार तरीके से उठाया गया है। चीनी अधिकारी अभी भी अपनी उस कार्रवाई के बारे में सफाई नहीं दे पाए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों की कार्रवाई उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करती है जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री आने जाने की इजाजत देते हैं। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था, जांगनांग चीन का इलाका है। चीन ने अवैध रूप से भारत के बसाए गए तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है। उन्होंने महिला को हिरासत में लेने या उत्पीड़न करने के आरोपों से इनकार किया। चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा बड़ा विवाद। केंद्र सरकार ने जो संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी की थी उसे फिलहाल टाल दिया है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाना चाहती थी। इससे सरकार के मुताबिक चंडीगढ़ के लिए उसकी जरूरतों के हिसाब से अलग कानून बनाए जा सकते थे, लेकिन इसके बाद पंजाब में बड़ा राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने शनिवार को ही पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को इस बिल के कारण और फायदे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नेताओं ने साफ कहा वो इस फैसले को जनता को नहीं समझा पाएंगे। बता दें, पंजाब के लोगों का चंडीगढ़ से भावनात्मक जुड़ाव है। लंबे समय से मांग रही है कि चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को दिया जाए। किसानों के कानूनों के बाद एक बड़ा वर्ग पहले से ही केंद्र पर भरोसा नहीं करता है। नेताओं का कहना था कि चाहे केंद्र का तर्क सही ही क्यों ना हो, लेकिन इसे पंजाब में गलत तरीके से समझा जाएगा। इसके चलते राज्य में तनाव की स्थिति बन सकती है और कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इस राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद केंद्र ने फिलहाल इस बिल को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि हम जो भी करें, लेकिन समाज को जाति के आधार पर बांटना नहीं चाहिए। ये टिप्पणी उस वक्त आई जब विभिन्न पक्षों ने चिंता जताई कि अगर स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की 50% सीमा को सख्ती से लागू किया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी पूरी तरह से प्रतिनिधित्व से बाहर हो जाएगा। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हुए कहा कि क्योंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आदिवासी आबादी काफी है, इसलिए अकेले SC/ST रिजर्वेशन उन इलाकों में 50% होगा और इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कोई जगह नहीं होगी। लैब लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा जयसिंह की इस दलील पर सीजीआई ने कहा, ओबीसी को पूरी तरह बाहर रखकर लोकतंत्र कैसे चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जो भी करें समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। जयसिंह ने तुरंत जवाब दिया, हम तो सिर्फ आनुपातिक प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। भारतीय सेना में इस समय करीब 1,80,000 जवानों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सेना अब अग्निवीर भर्ती की संख्या को 2 गुने से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी हर साल 45 से 50 हजार के बजाय 1 लाख से भी ज्यादा अग्निवीर भर्ती किए जा सकते हैं। दरअसल 2020 और 2021 में कोविड के दौरान भर्ती रुक गई, लेकिन इसी अवधि में हर साल 60 से 65 हजार सैनिक रिटायर होते रहे। इससे सेना में भारी कमी होनी शुरू हो गई। सेना अब इस साल से हर साल लगभग 1 लाख अग्निवीर भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। दिसंबर 2026 से अग्निवीर फेज आउट भी होने लगेंगे, इसलिए ज्यादा भर्ती जरूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर अग्निवीर स्कीम की सीमित भर्तियों और कोविड के बाद की रुकावट ने सेना में बड़ी कमी पैदा कर दी है, जिसे अब बड़े पैमाने पर भरने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार सरकार ने नया सरकारी बंगला अलॉट कर दिया। मंगलवार को जारी भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अब राबड़ी देवी को 39 हॉर्डिंग रोड का नया आवास दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें कई सालों से इस्तेमाल किए जा रहे अपने पुराने बंगले 10 सर्कुलर रोड को खाली करना पड़ेगा। ये वही जगह है जो लंबे समय से आरजेडी का कैंप ऑफिस भी रहा है और मुख्यमंत्री ऑफ आवास तथा राजभवन के बिल्कुल पास है।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि भवन निर्माण मंत्री समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन यह फैसला साफ दिखाता है कि अब मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर बीजेपी का असर बढ़ गया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह कदम राजनीतिक संकेत देता है और इससे सत्ता के भीतर बढ़ते प्रभाव की झलक मिलती है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के अंदर बड़ा विरोधाभास सामने आया है। एक दिन पहले जहां संगठन की ओर से 3 महीने तक एंटी नक्सल ऑपरेशंस रोकने और बिखरे हुए कैडरों को सरेंडर कर सरकार की पुनर्वास योजना में शामिल होने का मौका देने की अपील की गई थी, वहीं अब केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने बिल्कुल उल्टा संदेश जारी किया है। नए बयान में माओवादियों ने अपने कैडरों से कहा है कि वो 2 से 8 दिसंबर तक पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी वीक पूरी क्रांतिकारी भावना के साथ मनाएं और आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प दोहराएं। ये बयान पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 25वें स्थापना वर्ष पर जारी किया गया है। इसमें माओवादी नेतृत्व ने केंद्र और राज्य सरकारों पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा, यह वर्ष संगठन के लिए सबसे हिंसक और चुनौतीपूर्ण सालों में से एक रहा है, लेकिन वो अडिग है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने 30 नवंबर तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया है। बीते 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री 78 साल की शेख हसीना और तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमा खान कमाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अवामी लीग ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल का फैसला मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था, ताकि हसीना और उनकी पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों से बाहर रखा जा सके। पार्टी ने ट्रिब्यूनल को अवैध बताते हुए उसके फैसले को खारिज किया है और मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग की है। अवामी लीग ने यूनुस और उनके सहयोगियों पर मुक्ति विरोध यानी बांग्लादेश मुक्ति के संदर्भ में और राष्ट्र विरोध में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में दिखावटी चुनाव की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसका किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी योजना फाइन ट्यून कर ली गई है, यानी उसे पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। ट्रंप ने बताया है कि वो अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेज रहे हैं, जबकि अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्क्रॉल यूक्रेन अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि आगे चलकर वो खुद भी पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मौजूदा बातचीत में और प्रगति हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन रूस शांति योजना के लिए थैंक्सगिविंग डेडलाइन पर कहा, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एक तारीख तय कर दी है, ये तारीख बहुत निकट भविष्य में कभी भी होगी। मेरे पास कोई समय सीमा नहीं है। मेरे लिए एकमात्र समय सीमा तब है जब ये खत्म हो जाए, और मुझे लगता है कि इस समय हर कोई लड़ते लड़ते थक चुका है। वो बहुत से लोगों को खो रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की संभावित यात्रा के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वो आना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें एक समझौता कर लेना चाहिए। हमारी बातचीत अच्छी चल रही है, हमें कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं। हमने 8 युद्ध सुलझा लिए हैं और मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे संबंधों के कारण ये आसान होगा, लेकिन ये शायद ज्यादा मुश्किलों में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत नफरत है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने मंगलवार को 27 साल की जेल की सजा काटनी शुरू कर दी है। ये सजा उन्हें 2022 के चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट करने की कोशिश के मामले में मिली है। दक्षिण अमेरिका में कई लोग मानते थे कि इतनी बड़ी कार्रवाई शायद कभी नहीं होगी, लेकिन ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंड्रे डी मोरेस, जो इस केस की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने आदेश दिया कि बोल्सोनारो को उसी फेडरल पुलिस मुख्यालय में रखा जाएगा जहां वो 22 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से रखे गए। कोर्ट ने कहा कि बोल्सोनारो देश छोड़कर भाग सकते थे, इसलिए उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया। ये मामला ब्राजील में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.